ये जो त्वरित कार्रवाई है या त्वरित एक्शन जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ये योगी आदित्यनाथ का अपना एटीट्यूड, अपनी छवि है? तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई तो उसमें एक उम्मीद थी आम लोगों को कि हमको कम से कम इस शासन से मुक्ति मिले, और वो सरकार आई थी। तो आने के बाद इस सरकार ने बाकी चीजों पर हम कहते हैं, लेकिन अपराध के नियंत्रण के प्रति जो प्रतिबद्धता थी वो दर्शाई। और वो जब वो बोलते हैं योगी आदित्यनाथ, उसमें तो एक पूरा कमिटमेंट दिखाई देता है खड़ा होकर कि धूल मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिलाने में लगता है कि वो कर रहे हैं। 2022 के चुनाव में जब मैं घूम रहा था उत्तर प्रदेश में, साहिबाबाद के क्षेत्र में, तो आपको बताऊं कि वैशाली में मुझे ऐसे सब्जी वाले मिले जो बोले कि देखिए हम लोगों का बहुत कल्याण नहीं होगा, लेकिन अब 5,000 रुपया जो बेचते हैं ना, उसको लेकर के हम आराम से घर रात में 10 बजे घर जाते हैं और रहते हैं, तो डर नहीं होता है कि हमारे परिवार को कोई लूट लेगा, हमारी बेटी है, पत्नियां है, उसको कोई समस्या हो जाएगी। तो ये एक भाव पैदा हुआ है। जो ये बाहुबली कल्चर है, जो ये माफियाओं का कल्चर है, वो थोड़े समय में हम खत्म कर पाएंगे उत्तर प्रदेश से? अपराध पूरी तरह कोई खत्म नहीं कर सकता है। जब से ये समाज है तब से अपराध है, लेकिन अपराधियों के अंदर भय पैदा होना कि अपराध करेंगे तो हमको सजा होगी, पुलिस प्रशासन के अंदर ये भाव पैदा होना कि अपराधी के विरुद्ध हमको कार्रवाई करना है, नहीं करेंगे तो हमारी समस्या बढ़ेगी। तो ये जो दो चीज होती है, ये उस आइडियोलॉजी से बाहर निकली और उसके परिणाम दिख रहे हैं। कोई भी अगर 2017-18 में यूपी आया होगा और वो अगर 25 में 26 में आएगा तो उसको बदला हुआ उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। कि ये नहीं कि कोई भगवा पहन लिया है तो उसकी सोच आधुनिक नहीं हो सकती है। 2021 में उत्तर प्रदेश में, जबकि जो ईद का महीना होता है, उसका रमजान के महीने में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ा। स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 के बाद पहली ऐसी स्थिति थी। संभल या वाराणसी या देवरिया या खासतौर से संभली, क्या ऐसा लग रहा है कि 27 के लिए योगी आदित्यनाथ के लिए एक प्रतीक के रूप में वो उसे चर्चा में रखे हैं या बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं? अखिलेश जी थोड़ा कमिटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आप मुख्तार अंसारी जैसे कि हाँ अगर इतने समाजवादी नेता उसके जनाजे में जाएंगे तो उसका तो होगा, और परोक्ष रूप से अगर अतीक अहमद का समर्थन हो जाएगा, और मान लीजिए किसी हिंदू जाति के व्यक्ति का अगर इनकाउंटर हुआ तो उसको जाति भड़का करके और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश होगी, तो वो मैसेज जाता है। तो अखिलेश जी को तो ये तय करना पड़ेगा ना कि हमको ये ठोको सरकार कहने से, इनकाउंटर की सरकार कहने से, वो जो बोलते हैं ना उससे सपोर्ट बढ़ता है। उत्तर प्रदेश जो कभी माफिया संस्कृति के लिए, कभी अपराधों के लिए जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश नए प्रशासनिक मॉडल की ओर बढ़ रहा है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सख्त एक्शन हो रहा है, अवैध जो इमारतें हैं या अवैध जो कब्जे हैं वहां जो एक्शन हो रहा है, वो सब बताता है कि उत्तर प्रदेश नए प्रशासनिक मॉडल की ओर बढ़ रहा है। इसी पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ जाने माने चेहरे और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी मौजूद हैं। अवधेश सर, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जैसा कि जिक्र मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि एक नए प्रशासनिक मॉडल की ओर उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, क्या आपको लग रहा है ऐसा? क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, जो संभल में दिखा, जो हमें वाराणसी में दिखा, जितनी अवैध इमारतें थी उन्हें तोड़ा गया। क्विक एक्शन जैसा हमेशा से योगी आदित्यनाथ एक दूसरे टर्म में भी और ज्यादा उभर कर निखर कर आए हैं। ऐसा दिख रहा है कि नया प्रशासनिक मॉडल है ये? देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दो राज्य ऐसे थे जिसमें अपराध और शासन, माफिया और शासन, कानून और अपराध, ये सब पर्यायवाची हो गए थे। आप देखेंगे तो ये पर्यायवाची हो गए थे, और इसके कारण ये बीमारू प्रदेश उत्तर प्रदेश बना हुआ था। तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई तो उसमें एक उम्मीद थी आम लोगों को, एक सब्जी बेचने वाले से लेकर के और एक बड़ा व्यापार करने वाला जो कि कॉरपोरेट सेक्टर था, और एक शिक्षा चलाने वाले, छात्र, जो बच्चियां पढ़ने जाती थी, उनके परिवार, हॉस्पिटल वाले, सबके मन में यही कल्पना थी कि हमको कम से कम इस शासन से मुक्ति मिले, और वो सरकार आई थी। तो आने के बाद इस सरकार ने बाकी चीजों पर हम कहते हैं, लेकिन अपराध के नियंत्रण के प्रति जो प्रतिबद्धता थी वो दर्शाई। योगी आदित्यनाथ जी हालांकि उम्मीदवार नहीं थे लेकिन मुख्यमंत्री बने। तो अभी तक उत्तर प्रदेश ने देश के लिए एक मॉडल पेश किया है
कि जहां शासन और अपराध पर्याय हो गया हो, जहां की पुलिस मतलब साधारण दारोगा तो छोड़ दीजिए, एसपी तो छोड़ दीजिए, जहां की आईजी और डीआईजी लेवल के अधिकारी, कमिश्नर लेवल के अधिकारी भी अनेक अपराधी माफियाओं को छूने तक से बचते हों, जो पूरा एक तंत्र पैरेलल चल रहा हो समानांतर और उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो, उस पर भी नियंत्रण पाके प्रदेश को अपराध से बाहर लाया जा सकता है, अपराधियों में भय पैदा हो सकता है और वो सब कानून के शासन के तहत हो सकता है, कानून का पालन करते हुए। तो क्या होता है कि एक मैसेज देने की जरूरत होती है। आप एक दिन में सब नहीं कर सकते। एक तो पॉलिटिकल लीडरशिप, पुलिस हमारे यहाँ जो कानून व्यवस्था की मशीनरी है वो राजनीतिक नेतृत्व की सोच के अनुसार काम करती है। तो जब एक बार अगर पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये दे दिया कि हमको हर हाल में अपराधियों को खत्म करना है, चाहे वो हमारी भी पार्टी का हो सकता है, कोई हो सकता है, उसके बाद उस ढंग से आप कुछ नियुक्तियां कर लेते हैं और उनको स्वतंत्रता देते हैं, तो उसका असर होता है, उसके निगेटिव भी परिणाम आते हैं। क्योंकि पुलिस विभाग हमारे यहाँ और पुलिस और प्रशासन सबसे भ्रष्टाचार विभाग माना जाता रहा है, तो उसके थोड़े असर भी होते हैं। लेकिन वो असर हुए और उसके कैसे कैसे कदम उठाएं, आपका आगे का प्रश्न आएगा तो बताऊंगा कि कुछ चीजें ग्रेजुअली हुई है और उत्तर प्रदेश एक मॉडल बन के कई मायनों में उभरा है पूरे देश के लिए। ये जो त्वरित कार्रवाई है या त्वरित एक्शन जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ये योगी आदित्यनाथ का अपना एटीट्यूड, अपनी छवि है, जिससे कि आप जो भी कह रहे हैं कि भाई जो पुलिस प्रशासन है उन्हें भी अब खुला हाथ है कि भाई एनी हाउ अपराध खत्म करना है? अरे देखिए, क्या है कि किसी भी सरकार की आइडियोलॉजी होती है। जो सत्ता जो है ना, बगैर विचारधारा के नहीं चलती है। वो विचारधारा केवल नहीं होता है कि वो दर्शन किताबों में लिखने के लिए होता है। पहला जो भारतीय जनता पार्टी का नाता था कि भय मुक्त शासन, भय भ्रष्टाचार मुक्त शासन, तो वो एक आइडियोलॉजी है जो हिंदुत्व हम कहते हैं। हिंदुत्व का पहला है कि एक ऐसा वातावरण बनाना जिससे हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता, अध्यात्म भी फले फूले। वो कैसे वातावरण में हो सकता है? तो भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण में हो सकता है। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल कल्याण सिंह का भी शासन था, तो आप देखेंगे कि अपराध को लेकर के उनका बिल्कुल जीरो टॉलरेंस था। मायावती भी उसी काल में थे, मायावती जी ने भी काफी किया, लेकिन मायावती जी का क्या था कि बाद में कई बार जो है ना पॉलिटिकल रेवेंस में भी वो कार्रवाई हो गई, जैसे प्रतिशोध में हम कार्रवाई करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी का प्लस रहा कि एक बार बैठ के, और योगी आदित्यनाथ जी को जो सबसे बड़ा लाभ मिला है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी मिली जो एक डिसिप्लिन पार्टी अभी भी है। अनेक उनके सांसद, मंत्री, वो सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, विश्व हिंदू परिषद से आए हुए लोग हैं। उनका एक कमिटमेंट है, बहुत जीवन में ईमानदारी भी होती है। बहुत जैसे आपके केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आए हैं, विश्व हिंदू परिषद में रहे, फिर आके यहाँ आए हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, अब ऐसे उप मुख्यमंत्री हैं। तो इन सब से एक पूरे प्रशासन का एक वातावरण बनता है कि इस सत्ता में कौन लोग हैं। पहले अगर मुख्यमंत्री स्वयं माफिया हो और जो एक सन्यासी का चेहरा है कि व्यक्तिगत तो कुछ करना नहीं है, व्यक्तिगत इनको कोई स्वार्थ है नहीं, और वो जब वो बोलते हैं योगी आदित्यनाथ उसमें तो एक पूरा कमिटमेंट दिखाई देता है खड़ा होकर कि धूल मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिलाने में लगता है कि वो कर रहे हैं। तो इसलिए वो एक आइडियोलॉजी थी कि उसको हमको दूर करना है। और 2022 के चुनाव में जब मैं घूम रहा था उत्तर प्रदेश में, तो ये बात सही है कि विधायकों को लेकर के थोड़ा असंतोष था। ये भी बात सही है कि उस समय कार्यकर्ताओं में बहुत असंतोष था, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक थे कि हमारी तो कोई काम सरकार में होता नहीं है। लेकिन मूल बात जो थी कि अगर अखिलेश यादव की सरकार आई तो फिर वही अपराधी गुंडों का राज हो जाएगा। ये जो एक बात थी, कम से कम इस सरकार ने मैं आपके साथ नोएडा में बैठा हुआ हूं, जब मैं इधर घूम रहा था साहिबाबाद के क्षेत्र में, तो आपको बताऊं कि वैशाली में मुझे ऐसे सब्जी वाले मिले जो बोले कि देखिए हम लोगों का बहुत कल्याण नहीं होगा, लेकिन अब 5,000 रुपया जो बेचते हैं ना, उसको लेकर के हम आराम से घर रात में 10 बजे घर जाते हैं और रहते हैं, तो डर नहीं होता है कि हमारे परिवार को कोई लूट लेगा, हमारी बेटी है, पत्नियां है, उसको कोई समस्या हो जाएगी। तो ये एक भाव पैदा हुआ है। तो अपराध पूरी तरह कोई खत्म नहीं कर सकता है, जब से ये समाज है तब से अपराध है, लेकिन अपराधियों के अंदर भय पैदा होना कि अपराध करेंगे तो हमको सजा होगी, पुलिस प्रशासन के अंदर ये भाव पैदा होना कि अपराधी के विरुद्ध हमको कार्रवाई करना है, नहीं करेंगे तो हमारी समस्या बढ़ेगी। तो ये जो दो चीज होती है, ये उस आइडियोलॉजी से बाहर निकली और उसके परिणाम दिख रहे हैं।
एक चीज मैं चाहूंगी कि चूंकि भयमुक्त प्रदेश बनाने की एक कोशिश है, तो क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से माफियाओं के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो रही है, जो ये बाहुबली कल्चर है, जो ये माफियाओं का कल्चर है, वो थोड़े समय में हम खत्म कर पाएंगे उत्तर प्रदेश से? देखिए, जो हमारे पास पिछले साल तक के आंकड़े हो, मैं कुछ अब बता देता हूँ। मुख्तार अंसारी सहित 36 माफियाओं और उनके शागिर्दों को आजीवन कारावास की सजा, मुख्तार की तो मृत्यु हो गई, उसके मृत्यु के पहले का ही है, 2 को फांसी। 62 चिन्हित माफियाओं की अवैध रूप से कमाई 2200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर ध्वस्त किया गया। ये 1 साल पहले का है, वो हो सकता है अब 64-65 भी हो गया हो। अच्छा, माफियाओं के गैंग के 860 उनके जो सहयोगी माने जाते हैं, 396 मुकदमे दर्ज कर 400 से ज्यादा को गिरफ्तार किया। 174 पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट में 355 और 13 के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हुई है। 310 के इसमें शस्त्र के लाइसेंस जब्त हुए, जिनका की रिकॉर्ड बहुत खराब था। ये सब पहले नहीं होता था। उत्तर प्रदेश में एक नारकोटिक्स का बहुत था, नेपाल से लगा हुआ इलाका, बांग्लादेश से नेपाल होते हुए नारकोटिक्स का व्यापार था और ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होती थी। तो उसमें जो है आपको ANTF थाना खोला गया, कहाँ, गाजीपुर, बाराबंकी खोला गया और उसका क्षेत्रीय शाखा बनी है मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर जोन में। तो स्पेशल अभियान बीच बीच में ड्रग माफियाओं के तरह चला था और पिछले साल 8 सितंबर तक 2833 संदिग्ध आरोपियों को पकड़ा गया। उसमें 2479 के खिलाफ कार्रवाई हुई और 2277 मुकदमे दर्ज हुए। और इनसे आपको जानते हैं, करीब करीब 40 करोड़ रुपए तो बरामदगी हुई थी और संपत्ति जब्त हुई है इनकी 35.5 करोड़ के आसपास की। और इसमें से 188 नारकोटिक्स वालों को सजा दिलाई गई। इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होती थी। अब जहरीली शराब और अवैध शराब उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी चीज रही है। अभी तक का, अब तो थोड़ा बढ़ गया होगा, 12,000 के आसपास होगा, लेकिन जब हमारे पास के आंकड़े थे तो ऐसे 11,157 आरोपियों के खिलाफ 10,821 मुकदमे दर्ज किए गए। और ये छोटे छोटे होते हैं, तो उनसे जो है मतलब 11 से 12 करोड़ रुपए, 11 करोड़ 16 लाख रुपए से बरामदगी की। गैंगस्टर एक्ट में 319 के खिलाफ 101 मुकदमे दर्ज हुए। 9,166 आरोपियों के खिलाफ 2355 मुकदमे दर्ज हुए और 76 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई। 164 की इसमें सजा दिलाई गई है। तो आप इसी प्रकार से देखेंगे ना कि पुलिस के बजट में कैसे दुगना हुई है। 2017-18 में पुलिस का बजट 16,115 करोड़ रुपया था। 2021-22 में बढ़कर 3,223 हो गया और 2024-25 के आसपास का जो बजट है वो करीब 35,000 करोड़ रुपए का है। तो जब से सरकार आई है तब से करीब करीब 2.25 गुना इसका बजट बढ़ा है। और नए जो 7 जिले हैं उसमें पुलिस लाइन की स्थापना अलग अलग से हुई है। 1.5 लाख पदों पर भर्तियां हुई कि अभी तक पुलिस में 1,53,869 भर्तियां हुई है। तो अब बहुत सारी चीजें जो हुई है ना, 15,000 एनकाउंटर हुए हैं, 256 कुख्यात अपराधी मारे गए हैं और 31,960 अपराधियों को इस मामले में गिरफ्तार किए गए। तो 15,000 से ज्यादा जब एनकाउंटर हुए हैं, अब उसमें कुछ चीजों पर है, लेकिन अभी तक कोर्ट ने 1-2 घटनाओं को छोड़कर मुठभेड़ के मामलों को, जितने हल्ले होते हैं ना, अभी तक कोर्ट ने मुठभेड़ के मामलों को उस रूप में नहीं बताया कि क्योंकि मुठभेड़ होगी तो जांच हुई है कि ये मुठभेड़ गलत है और किया जाए। सबसे ज्यादा मुलायम सिंह के शासन के काल में मुठभेड़ के बारे में कहा गया और पैसे 2015 का भी जो अखिलेश जी का काल था वो मुठभेड़ का मैक्सिमम था और कोर्ट में स्ट्रिक्चर हुआ है, सबसे मैक्सिमम संख्या उसी काल की है। अखिलेश और मुलायम की बात आपने कर दी, बहुत सारे आंकड़े आपने बता दिए हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पिछले टर्म में भी और इस टर्म में कैसे काम करी है। विपक्ष का स्टैंड इस पूरी कहानी के पूरे विपरीत है, कैसे देख रहे हैं? विपक्ष का स्टैंड यही तो, विपक्ष का स्टैंड विपरीत इसलिए है कि विपक्ष कुछ वोट बैंक अपना समझ रहा है। क्योंकि अभी तक, अब जैसे एक इत्र की घटना हुई थी कन्नौज में और उनके साथ क्या हुआ पूरा राज्य जानता है, पता चला वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। अब अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से जुड़े थे और उसमें उनका माफियागिरी चलता था। हालांकि पूजा पाल की पत्नी भी उस पार्टी में आई थी, उसको न्याय नहीं मिला था। मुख्तार अंसारी भी, उनका परिवार भी जुड़ा था, वो जाते आते रहे लेकिन समाजवादी पार्टी का संरक्षण था। ऐसे अनेक
अभी आजम खान के विरुद्ध इतने मुकदमे हैं, उसमें एक बड़ी संख्या तो मुसलमानों ने की थी, गरीब मुसलमानों ने कि हमारी संपत्तियां जम के। तो जब सत्ता में वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग आ जाते हैं ना, जो अपराध के द्वारा, माफियागिरी के द्वारा, भ्रष्टाचार के द्वारा अवैध संपत्ति कमाते हैं और सत्ता उनको संरक्षण देता है। जब सत्ता जो है संपत्ति और शक्ति का पर्याय हो जाती है तो फिर उससे निकले हुए लोगों को समझ नहीं आता और कई बार यही इशू उठाते हैं। अब आप उदाहरण के लिए लीजिए कि हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने, लिबरल सेकुलर लोगों ने बुलडोजर पर बहुत सारे सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक दे दिया, लेकिन वो फैसला किसी एक फैसला, अगर आप एक जनरल बात बोलते हैं तो आज भी बुलडोजर चल रहा है, डेली चल रहा है बुलडोजर उसके बाद रुका नहीं है। तो ये सरकार का एक कमिटमेंट होता है वो बुलडोजर, और उसमें पूरी सरकार का समर्थन है। योगी आदित्यनाथ जी उसके लीडर हैं, उनका कमिटमेंट है और नीचे स्तर तक कमिटमेंट है उसमें। अगर बीजेपी में किसी को इससे प्रॉब्लम है तो बीजेपी में नहीं रहेगा इस समय, पुलिस रिपोर्ट करेगी, उससे पूछताछ होगी। क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह, ये दोनों के व्यक्तिगत जो इंटीग्रिटी है, पर्सनल इंटीग्रिटी, अपराध माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के उसके विरुद्ध चाहे कोई भी हो, वो कमिटेड है। तो इस समय सारे प्रदेशों में वो स्थिति पैदा होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश चूंकि सबसे बड़ा इसमें गैंगस्टर की, अगर मुंबई में बम का हमला हो रहा है तो वहां उत्तर प्रदेश का उसमें से निकल रहा है, अगर बिहार में विस्फोट हो रहा है तो उत्तर प्रदेश का आदमी निकल रहा है। तो ये जो भयानक परिस्थिति थी उससे उत्तर प्रदेश को बाहर निकालना, तब तो आज अब देखिए, कभी कल्पना थी कि उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनेंगे, इतने एक्सप्रेस वे बनेंगे? वो भी आपको आंकड़ा दे दूंगा कि कितने इतने निवेश आएंगे वहां। सबसे बड़ा डिफेंस प्रोडक्शन का कॉरिडोर बन जाएगा, ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन होगा उत्तर प्रदेश में। ये कभी कल्पना थी? मैं इसी ओर बढ़ रही थी अवधेश जी। जब कोई भी प्रदेश अपराध से मुक्त होता है या वहां का प्रशासन या वहां का सरकारी तंत्र निवेशकों को, उद्यमियों को ये भरोसा दिला देता है कि अब वो जमाना नहीं है, तो क्या उत्तर प्रदेश जिस तरीके से निवेश के लिहाज से बढ़ रहा है, जिस तरीके से उद्यम के लिहाज से बढ़ रहा है, रोजगार का रेट, पलायन का रेट कम होगा? क्या इस तरीके की तस्वीर आप कुछ सालों में और देख रहे हैं, और क्या काम और हो सकता है? देखिए, कुछ चीजें तो दिखाई देती है, कुछ आंकड़े होते हैं, ये दोनों को देखा है। कोई भी अगर 2017-18 में यूपी आया होगा और वो अगर 25 में 26 में आएगा तो उसको बदला हुआ उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। कहीं भी आपको वो उत्तर प्रदेश नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। डॉक्टर बताते थे, जो कई बार कि हम लोगों को फ़ोन आ जाता था कि डॉक्टर साहब इससे पैसा मत लेना, बोले कि अब फ़ोन नहीं आता है। हम जेन्युइनली किसी का फ़ोन आता है रिक्वेस्ट में तो हम लोग सहयोग भी करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि सब बदल गया, इतना बड़ा तंत्र है तो खत्म हो गया है। अब आप समझिए कि उत्तर प्रदेश जो है बीमारू प्रदेश में था, लेकिन अगर इसके आप आर्थिक आंकड़े में कुछ बोलता हूँ, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि ये हमारे सामने ये ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट होगी। उत्तर प्रदेश इस समय अब बीमारू राज्य नहीं है, इतना तो कोई भी मान लगा कि उत्तर प्रदेश इस समय जो है वो बीमारू राज्य नहीं है। जब उत्तर प्रदेश सरकार आई थी शासन में योगी सरकार जब आए थे, तब उत्तर प्रदेश में का जैसे पर कैपिटा इनकम में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, निवेश में, सब 18-20 में राज्य पर होता था। आज आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पर कैपिटा इनकम में भारत के तीसरे चौथे राज्य में हमेशा बने, एक आगे होता है एक पीछे होता है। इन्वेस्टमेंट में भी तीसरे चौथे स्थान पर इस समय उत्तर प्रदेश आ रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में दूसरे तीसरे स्थान पर रह रहा है। जीडीपी में, मतलब जीडीपी में भी चौथे पांचवें स्थान पर आ रहा है। तो अब कोई भी जो इकोनॉमी का ग्राफ है वो 1 से 5 तक ही है उत्तर प्रदेश का, अब 5 के बाद कुछ नहीं हो रहा है। और जो मतलब अगर 1,50,00,000 से 1,50,000 करोड़ से के आसपास इन्वेस्टमेंट हो गया है, मान लीजिए 6-6.5 लाख करोड़ का करीब करीब एमओयू साइन हुआ है, तो ये बताता है ना कि ऐसे तो नहीं हो सकता है ना, कोई पैसा लगाने तो ऐसे आएगा नहीं ना कि हम कैसे पैसा लगाने आ रहे हैं। ये तो जाहिर है कि ये चीजें हुई है। तो सब चीजों में ये चीजें दिखाई दे रही है कि कैसे चीजें बदली है उत्तर प्रदेश में, वो बदल रहा है उत्तर प्रदेश में। आप पहले अगर इन्वेस्टमेंट सबमिट करते तो उस प्रकार से रुचि दिखाने लोग नहीं आते हैं। अब भारत के भी और भारत के बाहर से भी इन्वेस्टर समिट में रेगुलर आ रहे हैं। जब शुरू में इन्वेस्टर समिट आया था तो अखिलेश जी और बाकी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, क्या हुआ, एमओयू साइन हुआ, कुछ नहीं हुआ है। तो वो चीजें अब उत्तर प्रदेश में होने लगी है और इसीलिए विकास के पैमाने पर, आर्थिक विकास के पैमाने पर अब जब सरकार आई थी
तब तो बेरोजगारी दर कितना था? बेरोजगारी दर 16%, 70.5% के आसपास था। आज जो है बेरोजगारी दर जो है उत्तर प्रदेश में 4% के आसपास है। लोगों का बेरोजगारी, क्या बेरोजगारी है? उत्तर प्रदेश में बिहार से लगा हुआ जगह है, आप नोएडा में रहती हैं, आप एक अच्छा ड्राइवर ढूंढिए, आपको नहीं मिलेगा। आपको काम जनरल काम के लोग अब आपको नहीं मिलते। एक अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर ढूंढिए, नहीं मिलेगा आपको घर में काम करवाना है, आपको लोग नहीं मिलेगा। आप एक सहायक ढूंढिए नॉर्मल, तो बहुत अच्छा, और मिलेगा तो वो पैसे अपने हिसाब से करते हैं। एक ड्राइवर अच्छा ढूंढना चाहिए, तो जाहिर है काम मिला है तभी तो यह हालत है कि उस ढंग से, मतलब ये तो हो सकता है कि जैसे भारत की व्यवस्था है वैसे उत्तर प्रदेश है कि जितने का आपको काम चाहिए नहीं मिला है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, उन बिहार की भी बात कर सकता हूं, आप उत्तर प्रदेश कर रहे हैं कि अब काम मांगने वाले को काम की दिक्कत यहां नहीं है। अपने बेहतर काम के लिए अपनी ज्यादा आप दूसरी जगह जा सकते हैं। शिक्षा के लिए भी अब प्रदेश से बाहर जाने की आवश्यकता है, लेकिन कुछ ऐसे उच्च शिक्षा है जिसके लिए आप जाते हैं नामी से, वो जा सकते हैं, लेकिन अब आप उत्तर प्रदेश में पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। भर्तियों में जब एकदम कदाचार मुक्त बात हुई है कि भाई भर्तियां करो, 4 लाख लोगों का सरकारी नौकरियों में अपॉइंटमेंट हुआ है इतने दिनों में, तो ऐसे तो नहीं हो गया। 1-2 परीक्षाओं पर प्रश्न आए, लेकिन पहले तो सारे कैंसिल हो जाते थे, सारे प्रश्न पत्र आउट होते थे। तो ये सब चीजें उत्तर प्रदेश में बदली है, और इसका मतलब हुआ है कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य से लेकर के जो एक प्रश्न प्रदेश था, वो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में बदला है कि अन्य राज्य भी उत्तर प्रदेश को फॉलो कर सकते हैं अगर आप कानून और व्यवस्था के प्रति कमिटमेंट करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में लोग जमीन पर कब्जा होगा, माफिया जमीन कब्जाएंगे, जो रजिस्ट्रार है वो घर में आके जमीन की रजिस्ट्री कर जाएगा, जो म्यूटेशन करने वाले हैं जिसको बोलते हैं दाखिल खारिज, वो आकर आपके घर में कर जाएगा। उस आदमी को या तो शहर छोड़ना पड़ेगा, जिसका वो बड़ी बड़ी अपना तालिकाएं बना के बेचेगा, तो उत्तर प्रदेश में आएगा कोई इन्वेस्टमेंट करने। तो जब आप एक संकेत देते हैं कि इस तालिका को हम ध्वस्त कर सकते हैं, अगर किसी का हुआ है, अगर कोई छोटी कंपनी खोला है जाएगा ध्वस्त कर सकते हैं, तो लोग आपके पास आएंगे और आकर के फिर जमीन, अब फिल्म सिटी बन रही है, फिल्म सिटी एक पहले भी बनी है नोएडा में, लेकिन उसकी उस ढंग से उसकी प्रगति नहीं हो सकी। लेकिन अब जो फिल्म सिटी बनी है, बड़े बड़े फिल्मकार आ रहे हैं कि हमको उत्तर प्रदेश में आप फिल्म, हम यहाँ से हम फिल्म बनाएंगे, आप करिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्य मुंबई में गए थे, सभी फिल्मकारों की मीटिंग की, उनसे पूछा कि क्या क्या आवश्यकता है। उनको कहा कि आप आइए, वहाँ जो बन रहा है उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए वो हम वहाँ व्यवस्था करेंगे। तो ये भी कमिटमेंट होता है कि ये नहीं कि कोई भगवा पहन लिया है तो उसकी सोच आधुनिक नहीं हो सकती है। मैं चूंकि अब आपने योगी आदित्यनाथ का जिक्र छेड़ ही दिया है, तो आप उस मजबूत इच्छा शक्ति को देखते हैं योगी आदित्यनाथ के भीतर, जो कि दूसरे प्रदेशों के सीएम भी फॉलो कर सकते हैं? नहीं, देखिए, मैं किसी एक व्यक्ति को इतना हीरो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि लीडरशिप है तो लीडर के हाथ में। योगी आदित्यनाथ जी का इस समय बहुत बड़ा फॉलोइंग है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के बाहर है, और जहां भी कानून व्यवस्था की समस्या होती है सोशल मीडिया पर सामान्यतः कमेंट आता है, योगी आदित्यनाथ जी को बुला लो। सामान्य कमेंट होता है ना कि उन्हीं का बुलडोजर चलेगा, योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे तो होगा। प्रचार के लिए कर्नाटक तक उनकी डिमांड है, तो वो चली जाती है, तो वो बात है। लेकिन अगर पार्टी नहीं हो, संगठन नहीं हो, केंद्रीय नेतृत्व का साथ नहीं हो, हाँ अपना तो होता है, ये दृष्टिकोण होता है, तो वो सब मिला के एक पूरा होता है, एक पूरी टीम मिला के काम करती है। हाँ, क्योंकि आपको ग्रामीण विकास है, मान लीजिए, तो ग्रामीण विकास के मंत्री का नगर विकास में कोई प्रॉब्लम, अगर नगर विकास मंत्री वहां भ्रष्टाचार करेगा और पुलिस को थोड़ा बहुत खिला देगा सरकार में, प्रशासन को, तो वहां वो कार्रवाई हो सकेगी थोड़े ध्वस्त का, वो कागज चेंज करा दे सकता है। हाँ, तो वो सारी चीजें मायने रखती है। अगर मान लीजिए इरिगेशन में भ्रष्टाचार कहाँ होता है, ये सब जगह भ्रष्टाचार के, अगर स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्ट हो जाए आपके यहाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय में भ्रष्टाचार महकमा हो, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार पीडब्ल्यूडी में होता है। अगर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अब भ्रष्टाचार करने लगे तो आप क्या कार्रवाई कर पाएंगे? आपके पास रिपोर्ट ही सही नहीं पहुंचेंगी, पुलिस से मिलीभगत हो जाएगी। तो यह है कि नेतृत्व को देख करके जो लीडरशिप है उसका असर पड़ता है, उसकी एक आइडियोलॉजी होती है, वो उनका असर पड़ा है, उनकी बातचीत से लगता है। और कुछ जो काम उन्होंने किए ना, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो इस संदर्भ में कुछ काम किए थे, वो हाँ, जैसे देखिए, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया, ई प्रोसिक्यूशन मोबाइल ऐप, 1531 थानों में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन, अयोध्या में अलग से एक एसटीएफ इकाई बनी थी, देवबंद, बहराइच, अलीगढ़, कानपुर सहित कई जिलों में अलग से एटीएस की नई फील्ड यूनिट गठित हुई है।
जो रीजनल क्षेत्र होते हैं, परिक्षेत्र बोलते हैं, सब जगह साइबर क्राइम थाने हुए। 3195 एंटी रोमियो स्क्वाड गठित हुई थी। 56 जिलों को मॉडर्न प्रिजन वैन उपलब्ध कराए गए थे। और बाकी धार्मिक स्थलों से जो 75-76 हजार लाउड स्पीकर पहले हटा पाते थे लोग, वो भी एक कारण था, डर के मारे नहीं हटाते थे। स्वतंत्रता के बाद ये पहला अवसर था 2021 में उत्तर प्रदेश में, जबकि जो ईद का महीना होता है उसका रमजान के महीने में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ा गया। स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 के बाद पहली ऐसी स्थिति थी। तो ये सब कैसे हुआ होगा? तो कमिटमेंट है। बूचर खाने सारे बंद कराने पड़े, उसके कारण गाय की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो एक कमिटमेंट है कि चलो हम गौशाला करेंगे, उसको रोकेंगे। तो ये सब मिला करके हुआ है और अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश पटरी पर आया है। हालांकि बहुत कुछ करना बाकी है। अगर पूरा का पूरा शहर कब्जा हो गया है, संभल का तो मतलब है, लगता है ऐसा कि पूरा जिला ही कब्जा हो गया है। अब चूंकि संभल की बात निकल गई, संभल, काशी और देवरिया जो लगातार चर्चा में है। हालांकि एक चीज मैं और अपने दर्शकों के लिए भी जोड़ दूं कि यह सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, उसमें कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की गई है। संभल या वाराणसी या देवरिया या खासतौर से संभली, क्या ऐसा लग रहा है कि 27 के लिए योगी आदित्यनाथ के लिए एक प्रतीक के रूप में वो उसे चर्चा में रखे हैं या बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ ऐसा देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि 2027 का चुनाव जो है ना, उसका दोनों परिप्रेक्ष्य है। वो तो उत्तर प्रदेश का ही राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी है। 2024 एक अलग वातावरण में हुआ था और उसमें कार्यकर्ताओं की नाराजगी एक बड़ा कारण था। हालांकि मैं मानता हूं कि 2024 में और विधानसभा का चुनाव होता तो परिणाम ऐसा नहीं आता, क्योंकि कानून और व्यवस्था का भय आज भी यूपी में उसी ढंग से विद्यमान है। अखिलेश जी थोड़ा कमिटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आप मुख्तार अंसारी जैसे कि हाँ अगर इतने समाजवादी नेता उसके जनाजे में जाएंगे तो उसका तो होगा, और परोक्ष रूप से अगर अतीक अहमद का समर्थन हो जाएगा और मान लीजिए किसी हिंदू जाति के व्यक्ति का अगर इनकाउंटर हुआ तो उसको जाति भड़का करके और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश होगी, तो वो मैसेज जाता है। तो अभी तक जो है समाजवादी पार्टी ने वो मैसेज नहीं किया। और ये जैसे संभल है, तो कभी भी समाजवादी पार्टी जो मुख्य पार्टी है उसने संभल की कार्रवाई को न्यायोचित नहीं ठहराया है। उत्तर प्रदेश की जनता उसको न्यायोचित ठहरा रही है। तो आपका कैसे होगा? जो अभी वाराणसी की चर्चा के जो बुलडोजर का एक्शन हो रहा है, कहीं भी इस एक्शन को आप ठोको सरकार कहेंगे, बुलडोजर कैसे कहेंगे, तो उससे आपका वोट नहीं बढ़ेगा। हाँ, तो इसलिए उत्तर प्रदेश में इस समय जो खासकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसले के बावजूद उसमें से रास्ता निकाल करके सरकार ने जो कमिटमेंट दिखाया है कि हम अवैध भवन को गिराएंगे ही, भले वो बाद में पता चल रहा है कितने अवैध भवन बने हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी के नेता जो है वो एक दलित जो है नाबालिग से रेप के आरोप में अरेस्ट हुए, लेकिन उनकी संपत्ति जहां जहां थी वो गिराई गई, लोगों ने देखा उसको। बुलडोजर इस समय तो टेलीविजन चैनलों के भी लोगों की इतनी अभिरुचि है, अगर उस पर नंबर नहीं आती तो चाहे आपका ये अमर उजाला का डिजिटल कोई भी डिजिटल मीडिया हो या टीवी हो, उसको उतना दिखाते नहीं। और अब एक साथ दिखाया जाता है कि उत्तर प्रदेश का मॉडल कर्नाटक पहुंचा है, महाराष्ट्र पहुंचा है, तो राजस्थान हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में हो रहा है, अब सब जगह ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है। लोगों के अंदर ये भाव पैदा हो गया है, कोई क्रिमिनल आया था और पहले बाद में करो, इसमें बुलडोजर चलाओ पहले। लोगों को इतना गुस्सा है। हालांकि बुलडोजर केवल अवैध घर पर ही चले हैं। 1-2-3 घरों पर फैसले आए थे जिसमें बाद में उसमें कोर्ट ने समय दिया था कि आप सोमवार तक मंगलवार तक उसको हटा लें, पर वो हटा नहीं था। कमिटमेंट कैसे होता है? जब नागरिकता संशोधन कानून विरोधी आंदोलन शाहीन बाग चल रहा था, उसके बाद लखनऊ में भी दंगे जैसे हालात हुए, हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई, तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन लोगों का सबका बैनर पर नाम लगा के चौराहे पर चस्पा कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसके विरुद्ध फैसला दे दिया कि इसको हटाया जाए, ये ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि माननीय न्यायालय का हम जो है उसका सम्मान करते हैं, इसलिए अभी उसको हटा लिया गया। अब दूसरे रूप में फिर उसको ज्यादा जगह टांग दिया गया कि हमारा अपराधी के प्रति कमिटमेंट है। तो आपका फैसला मान के तो हट गया, लेकिन वो निर्णय नहीं बदला है कि इनको पकड़ो और इनकी संपत्ति जब्त करेंगे और उस संपत्ति से जो ये इन्होंने जो दंगा करके और लूटा है वो वापसी होगी। तो ये है, दैट इज कमिटमेंट। अगर आप इसकी तुलना झारखंड से करेंगे, रांची में भी पुलिस ने टांगा था,
लेकिन एक बार ऑर्डर हुआ और दंगे का सबको हटा दिया गया। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ है। तो ये जो कमिटमेंट है ना, यही दिखाता है। तो 2027 मुझे लगता है जो वातावरण देश में बना है इस समय बीजेपी का फिर से एक यू टर्न हुआ है बीजेपी का। खासतौर से यूपी। और उत्तर प्रदेश में जो थोड़े बहुत लोग मतभेदों की बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य में, कोई भी जो है ना, केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ में मान लीजिए व्यक्तिगत थोड़ी बहुत होगी, लेकिन इसमें से कोई भी सब पार्टी के बड़े नेता हैं। ये गलतफहमी किसी को नहीं होना चाहिए, कोई पार्टी को क्षति पहुंचा देगा। सबको मालूम है सरकार लौटेगी, तो जहां वो बात आती है पूरी पार्टी यूनाइट रहती है, पूरी पार्टी नेतृत्व के साथ खड़ी होती है वहां, और आपस में बातचीत होती रहती है। तो वो एक अलग है। इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में संभल एक बड़ा मुद्दा है, बुलडोजर मुद्दा है, माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई एक बड़ा मुद्दा है। सबसे पहली बात जो महिलाओं की सुरक्षा की बात है वो बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर खास तौर से मतलब चूंकि आपने महिलाओं की बात कर दी, एंटी रोमियो स्क्वाड्स की भी बात आपने शुरुआत में आंकड़ों में की थी। महिलाओं में एक तरह का भरोसा योगी आदित्यनाथ के रूप में दिखता है। आप जनता अदालतें लगती हैं तो देखिए योगी आदित्यनाथ से अरे नहीं आप तो कर ही देंगे, मतलब वो जो महिलाओं को एक सुरक्षित भाव जो महसूस होने लगा है योगी आदित्यनाथ में दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है शायद वो भी एक योगी जी का प्लस पॉइंट है। नहीं, आप देखिए कुछ शहर जाइए, मैं कह रहा हूं कि बिजनौर है, बिजनौर में आपको 11 बजे रात की महिलाएं सड़क पर दिखती। पहले तो ये सिचुएशन नहीं थी। लखनऊ का तो फिर लखनऊ में भी नहीं दिखती थी। लखनऊ का तो हम फिर भी छोड़ देते हैं, थोड़ा लेकिन मेट्रो शहर जैसा है। लेकिन मान लेते हैं नहीं, वहां भी प्रॉब्लम थी। अब लोग निकल के आके कह रहे हैं कि हम घूम रहे हैं। और एक घटना हो गई थी एक लड़की के साथ पिछले वर्ष, आपने देखा था। उसके बाद मुख्यमंत्री, वो कोई नहीं, पुलिस की बात छोड़ो, मुख्यमंत्री स्वयं खुद संज्ञान लेते, संज्ञान लिए, आए, उन लोग को पकड़ा गया, उन सबके विरुद्ध कार्रवाई हुई। जो घटना थी बहुत भयानक थी और उसकी कार्रवाई होती। ये जब कमिटमेंट होता है ना, अब इस समय उत्तर प्रदेश की जो लड़कियां हैं वो जिस स्वतंत्रता से नाइट क्लासेस करती हैं, जिस ढंग से नाइट इंस्टीट्यूट वगैरह चलते हैं आजकल, बहुत सारे ऐसे हैं जो परिवार चलाने के लिए दिन में थोड़ी नौकरी करते हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई, उन सब के साथ जो हुआ है वो एक अद्भुत वातावरण है। मतलब लड़कियां रात में शहर की बसों से चल रही हैं। तो ये सब चीजें बदलाव तो हुआ है महिलाओं की सुरक्षा में। अब एनसीआरबी की डाटा लोग बताते रहते हैं, एनसीआरबी की डाटा अपनी जगह होती है, उसमें तो हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मतलब जनसंख्या वाला प्रदेश है। लेकिन ओवरऑल ये है कि एक निर्भयता का वातावरण, जो भय मुक्त वातावरण एक उत्तर प्रदेश में वो बना है। और दूसरा है, देखिए भय मुक्त नहीं होता तो उदाहरण लीजिए, अपराध के साथ साथ अगर आपका है कि उत्तर प्रदेश का विकास कैसे होगा। जैसे इस वर्ष के आंकड़े हैं कि वाराणसी में 22 करोड़ 50 लाख लोग आए। 22 करोड़ 50 लाख एक मतलब अकल्पनीय संख्या है। अयोध्या में 12-13 करोड़ के आसपास लोग आए हैं, छोटे छोटे शहर। अब इतने लोग जब आ रहे हैं चारों तरफ से, अगर भय का वातावरण होता है कि उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो हमारा सामान छीन लिया जाएगा, ट्रेन में छीन लेंगे, बसों में छीन लेंगे, रात में गाड़ियां चल रही है, लोग कई बार सड़कों के किनारे सो जा रहे हैं, जगह नहीं मिल रही है। आपने अगर कुंभ के दौरान देखा होगा तो कई किलोमीटर तक लोग सड़क के किनारे सो जाते थे, वहां पुलिस तो नहीं खड़ी होती थी ना। ये सब दिखा रहा है, इसके तो मैसेज चारों तरफ जा रहे हैं। अयोध्या में भी जितने लोग आते हैं, सामान्य लोगों के लिए कुछ उतनी व्यवस्था तो हो ही नहीं सकती है ना किसी में। तो लोग कहां सोते हैं, कोई कई बार खुले में होते हैं, कई बार बस स्टैंड में दिखते हैं कि सुबह सरयू में स्नान करके दर्शन करेंगे, तो कहीं कोई छीना झपटी लूट मार नहीं हो रही है। तो ये ही वातावरण बदलाता है जिससे उत्तर प्रदेश में बदलाव दिखता है। तो ये तो बड़ा यूएसपी है इस बार के चुनाव में। तो अखिलेश जी को तो ये तय करना पड़ेगा ना कि हमको ये ठोको सरकार कहने से, इनकाउंटर की सरकार कहने से, वो जो बोलते हैं ना उससे सपोर्ट बढ़ता है। बुलडोजर के खिलाफ बोलते हैं तो सपोर्ट बढ़ता है, वो नहीं होती है। आप बताते हैं कि ये तो मुसलमान माफिया पर तो एक आंकड़े आ जाते हैं, भाई अगर माफिया मुसलमान होगा तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी इसलिए कि वो मुसलमान है। आखिरी सवाल, किस तरह की और चुनौती देखते हैं आप? कानून व्यवस्था को सिर्फ ठीक कर देना, माफियाओं में डर पैदा कर देना ही एक सुदृढ़ सरकार का मकसद नहीं होता। किस तरीके की और चुनौतियां आप यूपी में अभी देख रहे हैं? नहीं, अभी यूपी में चुनौतियां बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक बार आप एक मॉडल सेट कर देते हैं तो अब आपको एक तो उसको बनाए रखना और लोग उससे बेहतर स्थिति की मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे आपने लव जिहाद के धर्मांतरण का कानून बना दिया, माफियाओं के संपत्ति जब्ती का कानून बना दिया, आपने सारा कर दिया, लेकिन इतने मामले धर्मांतरण और लव जिहाद के आ रहे हैं। बहुत बड़ी चुनौती है। ये छांगुर का जो तंत्र निकला था वो क्या था?
वो तो एक प्रकार से कॉरपोरेट कंपनी जैसा उसने बना लिया, और इतने दिनों से हो रहा है कि उसमें फाइनेंसर है, उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उसने मेन रोड से सड़क अपना बना लिया है, उसने सुरक्षा गार्ड बहाल किए हुए हैं, और ना कोटी तो छोड़िए, उसके पासपोर्ट और वीजा बनाने वाले उसके अपॉइंट है, उसके वकील है अपॉइंटेड है। तो ये पूरा तंत्र, उसके एजेंट है लोगों को फंसा के लाने वाले, और देशव्यापी कर रहा था। तो अगर इस ढंग से हो रहा है, अभी जो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की कहानी आ रही है, इसके पहले दूसरे कॉलेज की कहानी आती है, समय समय पर वहां आगरा की कहानी आ गई धर्मांतरण की हमारे सामने, कानपुर के आ रही है, पूरा का पूरा संभल के तीर्थ स्थल सब कब्जे हो गए। तो ये जो चुनौतियां, और ये दोनों है ना, आपके जमीन कब्जे का भी है, क्राइम किया भी है इसमें, हत्याओं में लड़कियों के साथ जबरन निकाह करने की समस्या है, वो भी समस्या आ रही है। तो ये समस्याएं इतनी बड़ी है उत्तर प्रदेश के लिए कि इसको अभी उन्होंने मीटिंग तो कुछ ही दिन पहले लिया था ना, पिछले साल में लास्ट में पुलिस वालों के सब विषय सब रखे थे कि भाई गो हत्या निषेध है, लेकिन गो तस्करी पर अभी हम काबू नहीं पा रहे हैं, उसके लिए हमको क्या करना है सारा। उन्होंने कहा कि हमारे पास चैलेंज, तो चैलेंजेज उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा है कि वो उस पर हमले हुए, लेकिन तंत्र पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। और आप जान रहे हैं कि इस समय उत्तर सबकी कोशिश यह है, कुछ लोगों की जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं, कि उत्तर प्रदेश में अगर हमने योगी आदित्यनाथ को दिखा दिया कि हमारी ताकत है, तो हम देश में भी ये काम कर लेंगे। इसलिए पीएफआई ज्यादा एक्टिव हो जाती है वहां, दूसरी शक्तियां एक्टिव हो जाती है, आतंकवादी फोर्सेस एक्टिव होती है, वो कानपुर से लेकर के और देहरादून में दंगे कराने तक पहुंच जाते हैं, मारपीट करने लगते हैं, कोई आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा के हंगामा करने लगता है। तो ये चैलेंजेज है बहुत बड़ी, और इंटरनेशनल लेवल पर भी एक कोशिश हो रही है कि इसके विरुद्ध वातावरण बनाया जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार यह है कि एक राज्य की सरकार है, लेकिन उसके कानून व्यवस्था को लेकर, हिंदुत्व को लेकर के, शिक्षा को लेकर, विकास को लेकर के उसके बाधा पैदा करने वाली शक्तियां बहुत बड़ी हैं। और हमारे आपके अनेक मित्र हैं जो इस समय यूट्यूब चैनल से लेकर बाकी चलाते हैं, वो सब तो लगे ही रहते हैं जो है नैरेटिव बनाने में। तो उनकी चैलेंजेज है और उस चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अवधेश जी बहुत शुक्रिया, तमाम आंकड़े आपने रखे, तमाम विजन और उन चुनौतियों से भी हमें रूबरू कराया जो कि योगी आदित्यनाथ के सामने उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।